हाँ जी बच्चों, रिवाइज किया आप लोगों ने? कोई डाउट? आगे बढ़े बच्चों। अगला पॉइंट है इसी चैप्टर में, इंडेक्स नंबर में एक एग्जांपल लिखिए, और एक काफी एग्जाम में आता है। मान लो मेरे पास 2 ईयर है, बेस ईयर और करंट ईयर, बेस ईयर और करंट ईयर। बच्चों मेरे पास इंडेक्स दिया बेस ईयर का, तो करंट ईयर का 120, बेस ईयर का 100, करंट ईयर का 120, और सैलरी गिवन है बेस ईयर की 2000, करंट ईयर की नहीं मालूम। क्वेश्चन अब क्या बोलेगा? कोई पर्सन है, कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है जिसकी बेस ईयर में लेट से इन 2000 कितनी सैलरी थी? 2000। बात समझे यहां पर? और उस समय इंडेक्स कितना हमारे पास था? 100। आज 2025 में जब इंडेक्स 120 हो चुका है, उस समय उसकी सैलरी क्या होनी यहां पर चाहिए? तो बच्चों पॉइंट आपके पास क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर? एस्टिमेटेड सैलरी। सैलरी कितनी होनी चाहिए? इसको कहने जो 2 या 3 तरीके हैं। एक, 100 के इंडेक्स पर कितनी सैलरी है? 2000। 120 के इंडेक्स पर कितनी सैलरी हो जाएगी? 2400। डन बच्चों? यहां पर 100 के इंडेक्स पर सैलरी है 2000, 120 के इंडेक्स पर कितनी सैलरी हो जाएगी? 2400। यानी प्रोपोर्शनेट सैलरी, जिस रेशो में इंडेक्स में चेंज हुआ है उसी रेशो में सैलरी में चेंज होना यहां पर चाहिए। अब ऐसे भी कह सकते हो कि हमारे पास जो इंडेक्स है उसमें कितना चेंज हुआ है? 20%। जो इंडेक्स है कितना चेंज हुआ है? 20%। और पहले पहले अगर सैलरी 2000 है तो 2000 में कितना इंक्रीज होना चाहिए? 20%। यानी बच्चों कितना अमाउंट आपके पास आ जाएगा? 2400। बात समझे यहां पर? डन बच्चों? यहां पर एस्टिमेट सैलरी का मतलब क्या है? हाउ मच शुड बी सैलरी in proportion to न्यू इंडेक्स। नए इंडेक्स के मुताबिक हमारे पास कितनी सैलरी होनी यहां पर चाहिए? जो नया इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी बच्चों होनी चाहिए? इसको आप क्या बोलते हो यहां पर? एक्सपेक्ट सैलरी कह के यहां पर चलते हो। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चों इसी में दूसरा पॉइंट आपको क्या बोलेगा? लेट से एक्चुअल सैलरी, लेट से एक्चुअल सैलरी 2100, let's say actual salary 2100 rupees, then how much how much extra amount how much extra amount should be paid to employee? कहता है एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देखें यहां पर चले। अगर एक्चुअल सैलरी 2100 रुपए है, अगर एक्चुअल सैलरी 2100 रुपए है तो उसे एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया जाना यहां पर चाहिए? बच्चों बात समझो ध्यान से। सैलरी होनी कितनी चाहिए? 2400। है कितनी यहां पर? 2100। यानी अभी भी कितना अमाउंट शॉर्ट है? 300 रुपए। डन बच्चों? यहां पर इस 300 रुपए हम क्या बोलते हैं यहां पर? एक्स्ट्रा अमाउंट। कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट है जो एम्प्लॉय को पे किया जाना यहां पर चाहिए। डन बच्चों? यहां पर अब इस एक्स्ट्रा अमाउंट के वो कई वर्ड्स इस्तेमाल करता है। जैसे वो कई बार क्या बोल देगा? डियरनेस अलाउंस। या इसको बोलते हैं डी ए, महंगाई भत्ता। जो इन्फ्लेशन हो रहा है
उसको कंपनसेट करने के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे होना चाहिए यहाँ पर 300 रुपये। डन बच्चे यहाँ पर। या फिर वो कई बार क्या बोल देगा, हाउ मच अमाउंट टू बी कंपनसेटेड, कितना अमाउंट कंपनसेट करे, कितना अमाउंट कंपनसेट करे ताकि जो उसकी सैलरी होनी चाहिए उतनी सैलरी यहाँ पर हो जाए। डन बच्चे यहाँ पर। या फिर कई बार क्या बोल देगा, बोनस, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ बोनस पे करके यहाँ पर चले। बच्चों बात समझे, यहाँ पर वो तरीका उसका अपना यहाँ पर है, वो किस तरीके से आपको बात करेगा, पर अल्टीमेटली कंपैरिजन करना आपको एक्चुअल सैलरी और एस्टिमेट सैलरी, कितनी सैलरी है और कितनी सैलरी होनी यहाँ पर चाहिए। डन बच्चे यहाँ पर। अच्छा एक चीज बताओ, मान लो उसकी एक्चुअल सैलरी 3000 रुपये है, एक्चुअल सैलरी 3000 रुपये है, जबकि एस्टिमेट ऊपर हमारे पास कितना आया था 2400 रुपये, तो फिर आप कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे? हाँ जी बताओ बच्चों, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे? -600, 600 रुपये वापस ले लोगे? बताओ 600 रुपये वापस ले लोगे? वहां पर कुछ नहीं करोगे, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके यहां पर नहीं चलोगे। बात समझे यहां पर? डन बच्चे यहां पर। अरे आ रहा समझ में? तो ये बच्चे टाइप है जो काफी एग्जाम में आता है। इसके अलावा अगला पॉइंट, अच्छा यहां पर लिखो नो एक्स्ट्रा अमाउंट टू बी पेड if actual salary more than estimate salary, actual salary more than estimate salary। डन बच्चों। यहां पर बच्चों अगला पॉइंट आपके पास है क्वांटिटी इंडेक्स Q01। अगला पॉइंट हमारे पास है क्वांटिटी इंडेक्स Q01। दो तरह बच्चों इंडेक्स होते हैं, प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स। पहले आपने क्या किया था, प्राइस इंडेक्स P01, और अब आपके पास आ जाएगा Q01। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं पहले लिखवा चुका हूं, टू मेजर एंड कंपेयर क्वांटिटीज, टू मेजर एंड कंपेयर क्वांटिटीज। और अगर यहां पर आपके पास वेट्स आएंगे तो वेट्स क्या होगा, प्राइस। प्राइस इंडेक्स में वेट्स आपके पास क्या था, क्वांटिटीज। क्वांटिटी इंडेक्स में वेट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइस। डन बच्चों यहां पर। अब बात सुनो ध्यान से, जैसे प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूलाज आपके पास थे वैसे इसी के हमारे पास यहां पर फॉर्मूलाज हैं। जैसे पहला बच्चों हमारे पास सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में फॉर्मूला क्या था, प्राइस इंडेक्स में फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब करना क्या है, जहां जहां पर P है वहां पे Q लेके आ जाइए, और जहां जहां पर Q है वहां पर P लेके आ जाइए। प्राइस इंडेक्स में जिस जिस फॉर्मूला के अंदर आपने P और Q का इस्तेमाल किया था उनको आपस में इंटरचेंज कर देना। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, P और Q, मैंने 0 और 1 को इंटरचेंज यहां पर नहीं बोला। डन बच्चों यहां पर। तो यहां पर आपके पास अब फॉर्मूला क्या बन जाए, समेशन Q1 डिवाइड बाय समेशन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। डन बच्चों यहां पर। सेम तरीके से जो आपकी क्वांटिटीज है करंट ईयर की उसको ऐड करिए, जो क्वांटिटीज हैं बेस ईयर की उसको ऐड करिए और रेशो यहां पर निकाल दीजिए। डन बच्चों यहां पर। सेकंड, वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स, और इसमें पहला लेस्पेयर इंडेक्स का बच्चों वैसे फॉर्मूला क्या होता है, समेशन P1 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब दो तरीके बच्चों आपके पास है, एक P और Q को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, या फिर
बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, समेशन Q1 समेशन Q0, वेट्स यहां पर क्या होंगे, प्राइस, कौन से, बेस ईयर के। जैसे वहां पर वेट्स आपके पास क्या था, बेस ईयर क्वांटिटीज, तो यहां पर वेट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, बेस ईयर प्राइस। बच्चों बात आ रही हो यहां पर, किसी बच्चों डाउट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको बच्चों करना है यहां पर पार्शियल इंडेक्स, अब पार्शियल इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला समेशन Q1 डिवाइड बाय समेशन Q0। अब वेट्स यहां पर क्या बन जाएगा, P1 करंट ईयर के प्राइस, वेट्स क्या बन जाएगा, P1 करंट ईयर के प्राइस। डन बच्चे। यहां पर थर्ड फिशर इंडेक्स अंडर रूट L इंटू पी, अंडर रूट L इंटू पी। सेम तरीके से ऐसे बच्चों आपके पास वॉल्यूम इंडेक्स L प्लस पी डिवाइड बाय 2, L प्लस पी डिवाइड बाय 2। और सेम तरीके से मार्शल एडवर्थ, मार्शल एडवर्थ के अंदर लेस्पेयर पाशे का क्या लोगे, यहां पर न्यूमरेटर ले लोगे। यहां पर लेस्पेयर का न्यूमरेटर क्या बनेगा, समेशन Q1 P0 पाशे का समेशन Q1 P1 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में समेशन Q0 P0 प्लस समेशन Q0 P1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो जो बच्चों फॉर्मूलास आपने प्राइस इंडेक्स में किए हैं सेम नाम से यहां पर आते हैं, बस प्राइस और क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। समझते बाद यहां पर जरा कर लोगे। देखो इस पर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ना स्टडी मेट में दिया हुआ है पर टॉपिक दिया हुआ पर, और नए आज से एग्जाम में यहां पर आया है। मे भी एमसीक्यू में आपके पास आ जाए, जैसे लेस्पेयर में वेट्स क्या होंगे, लेस्पेयर में वेट्स क्या होंगे, कौन सा प्राइस, बेस ईयर प्राइस। पाशे में वेट्स क्या होंगे, करंट ईयर प्राइस। फिशर में वेट्स क्या होंगे, फिशर में वेट्स क्या होंगे बच्चों, फिशर में कोई वेट्स यहां पर नहीं होते हैं। फिशर में क्या होता है, जीएम ऑफ द लेस्पेयर एंड पाशे। बॉली इंडेक्स में क्या होता है, एएम। मार्शल एडवर्थ में वेट्स क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ प्राइसेस, एवरेज ऑफ प्राइसेस। बात समझे यहां पर, किसी बच्चों डाउट। तो मुझे पहला पॉइंट आपने किया यहां पर कि अगर आपको सैलरी को एस्टिमेट करना है कितना अमाउंट बनेगा, एडिशनल अमाउंट निकालना है तो कैसे निकाल के यहां पर चलोगे। दूसरा पॉइंट आपने किया बच्चों यहां पर क्वांटिटी इंडेक्स। थर्ड पॉइंट लिखें वैल्यू इंडेक्स। यहां पर थर्ड पॉइंट वैल्यू इंडेक्स। ये बच्चों वर्ड पहले भी आ चुका है, कहां पर आया था, वैल्यू इंडेक्स बच्चों कहां पर आया था, ये ना पूछो। हाँ जी, वैल्यू इंडेक्स बच्चों कहां पर आया था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में। प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। डन बच्चों। यहां पर अभी अलग से पॉइंट आपके पास है, लिखिए इट मेजर्स changes in actual values between base and current year, between base and current year। बच्चों वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान ना, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, पर यहां पर करते हैं। जब आपको इंडेक्स निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई होगा,
टेस्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके वहां पर नहीं चलेंगे। इतना हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट? बच्चों आगे बढ़े यहां पर। चौथा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। चौथा पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और इसी को एक नाम से हम और बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बच्चों पॉइंट आपके पास क्या है? जब हम ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? करनाल की अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, चंडीगढ़ की अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मुंबई की अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है? जो आपका लिविंग स्टाइल है उसको पूरा करने के लिए कितना खर्चा आपको करना यहाँ पर पड़ सकता है। अब करनाल शहर बात करें एज कम्पेयर टू मुंबई, मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव। जरा आपको किसी किराए पर भी चाहिए, मान लो फ्लैट आउट किराए पर चाहिए तो काफ़ी महंगा पड़ के वहाँ पर चलता है। और आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट लेके चलना पड़ेगा, बच्चों काफ़ी खर्चा आके वहाँ पर चलता है। तो जो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट होगी वो हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होके यहाँ पर चलेगी एज कम्पेयर टू करनाल। बात समझे? यहाँ पर चंडीगढ़ की अपनी कॉस्ट है, दिल्ली की अपनी कॉस्ट है, तो है कितनी कॉस्ट यहाँ पर, उसको मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इस्तेमाल करके यहाँ पर चलते हो। तुम्हारे बच्चे बात यहाँ पर। और इसी का दूसरा नाम हमारे पास क्या दिया हुआ है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए पहला पॉइंट, data is collected from the consumers या रिटेल ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स। तो बच्चों इसमें बोल रहा है जो डाटा कलेक्शन है वो कंज्यूमर्स होके यहाँ पर चलेगा, या इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिटेल ट्रेडर कह के यहाँ पर चल रहे हैं। आइए लिखिए पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए दो तरीके हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। पहला, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा, फैमिली बजट मेथड। पहला एग्रीगेट, दूसरा फैमिली बजट मेथड। बच्चों पहले का फॉर्मूला है समीशन P1 Q0 समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कहीं पर किया आप लोगों ने, कहां पर? लेस पेयर में। तो बच्चों वही फॉर्मूला यहां पर दोबारा से इस्तेमाल कर रहा है। बात समझे यहां पर। ऑन द अदर साइड समीशन PW डिवाइड बाय समीशन W, समीशन PW डिवाइड बाय समीशन W। ये बच्चों ने कहां पर किया हुआ है? वेट एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव, वेट एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव। डन बच्चों यहां पर। यानी दोनों फॉर्मूलास आपने पहले किए हुए हैं, बस अब आप किसकी कंटेस्ट में पढ़ रहे हो? यहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नजरिए से पढ़ के यहां पर चल रहे हो। डन बच्चों यहां पर। आप चाहे लेफ्ट इस्तेमाल करो चाहे राइट इस्तेमाल करो, दोनों से आंसर हमेशा आपको सेम मिलेगा। डन बच्चों यहां पर। देखो एक बार बच्चों, P क्या होता है? ओनली P, प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? P1 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। खाली P का मतलब क्या होता है? P1 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। W क्या होता है? वेट्स। और वेट्स के तौर पर मैंने लिखवाया था P0 Q0, वेट्स के तौर पर लिखवाया था P0 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0। डन बच्चे यहां पर।
P0 से P0 यहां पर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, P1 Q0 डिवाइड बाय P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम बच्चों फॉर्मूला आपके पास यहां पर बन जाता है। बात समझे यहां पर। तो अल्टीमेटली दोनों से आंसर क्या मिलेंगे यहां पर, सेम। इतनी बात आ रही है यहां पर एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करके यहां पर चलना है। इतनी बच्चों बात आ रही समझ में। अब बात सुनो ध्यान से, एग्जाम में आप कौन सा अप्लाई करो, मतलब डाटा आपको दिया हुआ है तो दोनों का आंसर सेम आना है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास P1 P0 Q0 की वैल्यू गिवन है तो प्रेफरेबल है जो पहला मेथड है उसको अप्लाई करो, उससे जल्दी आंसर आपके यहां पर मिल जाएगा। बात समझे। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है भाई इतना प्राइस बेस ईयर का है, इतना प्राइस करंट ईयर का है और इतनी हमारे पास बेस ईयर की क्वांटिटीज हैं, तो वहां से वैल्यू निकालना आपके लिए क्या होगा, जल्दी होगा। अगर इन तीनों में से कोई वैल्यू मिस है, और इन तीनों में से कोई वैल्यू मिस है यानी अदरवाइज इन तीनों में से कोई वैल्यू मिस है, तो जो दूसरा तरीका है उसको अप्लाई करो, वहां से आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। डन बच्चे। यहां पर पॉइंट ये नहीं आंसर किससे आ रहा है, पॉइंट ये आंसर जल्दी कैसे आ रहा है, फिर अल्टीमेटली दोनों से आंसर क्या आना है, सेम। डन बच्चे। यहां पर तो तीनों वैल्यू गिवन है तो कौन सा अप्लाई करोगे, पहले वाला लेट्स पेयर। तीनों में से कोई वैल्यू मिस है और किसी और तरीके से आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है तो फिर आप कौन सा अप्लाई कर दोगे, सेकंड, समीशन पी डब्ल्यू डिवाइड बाय समीशन डब्ल्यू। डन बच्चे। यहां पर इतना हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लिखिए, मेरा मानना है हमने इस पे एग्जाम्पल कोई नहीं किया। बच्चों मान लो P की वैल्यू है, W की वैल्यू है। P यानी प्राइस रिलेटिव, ये मत ध्यान रखना, P यानी प्राइस रिलेटिव। P1 दिया होगा वो क्या बन जाएगा, प्राइस ऑफ करंट ईयर। P0 दिया हुआ प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो 1 और 0 ध्यान से देखिए यहां पर चलना। बच्चों मेरे पास P और W दिया हुआ है, P की वैल्यू है 120, 132, 98, 115, 108, 95 और W दिया हुआ है 635,214। ये वैल्यूज बच्चों मेरे पास यहां पर गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल बच्चों क्वेश्चन ये बोला इंडेक्स निकालो। डन। उसने बोला ही नहीं यहां पर कौन सा तरीका अप्लाई करना है। मेरी बात समझे। यहां पर क्वेश्चन साइलेंट है कि इंडेक्स यहां पर निकालो। अब सोचो दिमाग के अंदर वन बाय वन, क्या सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स अप्लाई किया जा सकता है। सिंपल एग्रीगेट अप्लाई कब होता है, जब आपको प्राइस गिवन हो। कौन कौन से, बेस ईयर और करंट ईयर। वो इंफॉर्मेशन मेरे पास यहां पर नहीं है। क्या आपके पास सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव अप्लाई किया जा सकता है, वो पॉसिबल है। सिंपल एवरेज पॉसिबल है, पर मेरी बात समझो ध्यान से, अगर आप सिंपल एवरेज अप्लाई करते हो समेशन पी अपॉन एम, वो कब अप्लाई होता है, जब आपको वेट्स गिवन ना हो। और बच्चों यहाँ पर क्या दिए हो, वेट्स दिए हुए हैं, तो वो अप्लाई करना बच्चों लॉजिकली यहाँ पर नहीं बनता है। मेरी बात समझे। यहाँ पर तीसरा हमारे पास कौन सा आता है, वेट एग्रीगेट। क्या लेस पेयर अप्लाई होना चाहिए, नहीं, क्योंकि उनके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, केवल 0। पाशे होना चाहिए, नहीं, केवल 1 होना चाहिए। फिशर हो ही नहीं सकता, एल इंटू पी पर बेस है। बोली हो नहीं सकता, एल प्लस पी बाय 2 है। मार्शल हो नहीं सकता, एल और पी पर बेस है। लेकिन बचा कौन सा आपके पास, वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। बात समझिए यहां पर, वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू। बच्चों बात आ रही है यहां पर। तो बाई चांस आपको ना बोले, फिर आपको वन बाय वन चेक करना है किसकी इंफॉर्मेशन परफेक्ट मुझे यहां पर गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आप जो तरीका है वो अप्लाई यहां पर कर दीजिए। डन बच्चे। यहां पर तो प्राइस इंडेक्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाए, समेशन पी डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू। तो पहले आपको पी और डब्ल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 120 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 720। 132 इंटू 3 396, 98 इंटू 5 115 इंटू 2 108 और 380, 2324 और ये वैल्यू 2324 डिवाइड बाय 21 110.67।
डन बच्चों, यहाँ पर कोई डाउट हो जाएगा। बच्चों अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर। पहला पॉइंट आपके पास आया था सैलरी को एस्टिमेट करना, दूसरा पॉइंट आपके पास आया था वैल्यू इंडेक्स, तीसरा पॉइंट कौन सा था आपके पास? एक तो ये हो गया ना, अब क्वांटिटी इंडेक्स, और चौथा आपके पास कौन सा बन गया? कॉस्ट ऑफ लिविंग। और लिखिए पांचवा, इन दिस a series of index number for each year is calculated with preceding year as a base. With preceding year as a base. Point number 2, chain index equal to current year link relative multiply by previous year chain index divided by 100 divided by 100. Point number 3, link relative equal to current year price divided by previous year price multiply by so. Point 4, it is suitable for comparison of changes in price level of each year. Price level of each year हो जाए बच्चों। यहां पर एक एग्जांपल लिखिए, ईयर प्राइस लिंक रिलेटिव चेन इंडेक्स, लिंक रिलेटिव चेन इंडेक्स। बच्चों लेट से मेरे पास 5 इयर्स दिए हुए हैं, 2010, 2011, 12, 13 एंड 14। ये 5 साल मेरे पास दिए हुए हैं, 5 सालों का प्राइस भी दिया हुआ है, 20, 25, 30, 45 एंड 63। डन बच्चों। यहाँ पर पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है? लिंक रिलेटिव कंप्यूट करो। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? लिंक रिलेटिव कंप्यूट करो। और ये हम कैसे निकालते हैं? पहले साल का हमेशा क्या होगा? 100। पहले साल का हमेशा क्या होगा? 100। अगले साल का कैसे निकालोगे? अगले साल का जो प्राइस है डिवाइड बाय पिछले साल का प्राइस। अगले साल का जो प्राइस है डिवाइड बाय पिछले साल का प्राइस, यानी कि 25/20। कितना बच्चों आपके पास आ गया?
125। डन बच्चों यहाँ पर। सिमिलरली अगले साल का कैसे निकालोगे, 30 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 120 हो जाएगा। ये बच्चों बात आ रही है यहाँ पर। अगले साल का कैसे निकालोगे, 45 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 150, और 63 अपॉन 45 मल्टीप्लाई बाय 100, 140। तो बच्चों हमारे पास लिंक रिलेटिव क्या बन जाएगा, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस। तो बच्चों इससे आपको कंपैरिजन हो पा रहा है ईयर बाय ईयर प्राइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ईयर बाय ईयर प्राइस में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर पहले प्राइस आपका 100 रुपये था, अगले साल कितना हो गया 125, कितना इंक्रीज आपके पास हो गया 25%। अगले साल कितना हो गया 120, फिर कितना हो गया 150, फिर कितना आपके पास हो गया 140। इतनी बात समझते हैं यहाँ पर, यहाँ तक कोई डाउट। बच्चों दूसरा पॉइंट क्या निकालना है यहाँ पर, चेन इंडेक्स। बच्चों चेन इंडेक्स भी पहले साल का कितना होता है 100। अच्छा एक चीज बताओ, क्या लिंक रिलेटिव पहले साल का निकालना पॉसिबल है? ये क्या होता है, करंट ईयर प्राइस और डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर। अब जो प्रीवियस ईयर दिया ही नहीं हुआ, तो जब नहीं दिया हुआ तो आप क्या मान लेते हैं यहाँ पर 100। डन बच्चों यहाँ पर सेम आपके पास जो चेन इंडेक्स है पहले साल का क्या मानोगे 100 मान के यहाँ पर चलोगे। अब आप सुनना ध्यान से, चेन इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो कहता है लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। मैंने क्या लिखवाया, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर लिंक रिलेटिव डिवाइड बाय 100। तो 100 चेन इंडेक्स है, 125 लिंक रिलेटिव है, बटा 100 कितना हमारे पास आ गया 125। डन बच्चों यहां पर दोबारा सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 2012 में लिंक रिलेटिव करंट ईयर का कितना मेरे पास है 120। चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स कितना दिया हुआ है 125 बटा 100 कितना आ गया बच्चों यहां पर 150। डन बच्चों यहां पर फिर से 2013 के लिए करंट ईयर का लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर बटा 100, 225। डन बच्चों यहां पर। और ऐसे ही 2014 के लिए 140 मल्टीप्लाई बाय 225 डिवाइड बाय 100, 315। डन बच्चों यहां पर। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, एक बार सामने देखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, करंट ईयर का हम क्या लेंगे यहां पर लिंक रिलेटिव, और प्रीवियस ईयर का हम क्या लेंगे यहां पर चेन इंडेक्स। डन बच्चों यहां पर। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहां पर लिंक रिलेटिव, जो क्या बन जाएगा करंट ईयर का प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का प्राइस। डन बच्चों यहां पर। तो पहले हमने क्या किया, लिंक रिलेटिव कंप्यूट किया, करंट ईयर का प्राइस जब 2011 में करंट ईयर क्या है 2011 ही हो गया तो इसका प्राइस कितना मेरे पास है 25, और प्रीवियस ईयर का प्राइस कितना मेरे पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया आपके पास 125। डन बच्चे यहां पर सेम पैटर्न पर हर साल का आपने क्या निकाल लिया LR निकाल लिया लिंक रिलेटिव। फिर बच्चों में क्या चाहिए यहां पर चेन इंडेक्स। पहले साल का क्या मानोगे 100, अगले साल के लिए 2011 के लिए जो करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है कितना दिया हुआ है 125, और चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर कितना दिया हुआ है 100, तो 125 इंटू 100 बटा 100। डन बच्चों यहां पर इतना हो जाएगा। एग्जाम में जो मेनली पॉइंट आपके पास आता है इट विल बी द फॉर्मूला। वो सिर्फ आपसे ये पूछेगा जो फॉर्मूला चेन इंडेक्स का है वो हमारे पास क्या है। डन बच्चों यहां पर एग्जाम्पल से वो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। इससे आपको याद हो जाएगा कि करंट ईयर का आप क्या लोगे लिंक रिलेटिव, और चेन इंडेक्स कौन सा लोगे प्रीवियस ईयर का। डन बच्चों यहां पर न्यूमेरिकली क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आया नहीं है, ना दिया हुआ है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला हमने एग्जाम्पल यहां पर लिया है। डन बच्चों यहां पर इतना कर लोगे।
आगे बढ़े यहां पर पॉइंट नंबर सेट्स, ये हो जाए नोट डाउन, फिर रह गया हो देखिए बेस शिफ्टिंग, अगला पॉइंट बेस शिफ्टिंग, लिखिए it is a technique of it is a technique of changing old base to new base, changing old base to new base। जब पुराने बेस को आप नए बेस में कन्वर्ट करते हो, इसको बच्चों आप क्या बोलते हो, बेस शिफ्टिंग कह के यहां पर चलते हो। पॉइंट नंबर 2, बेस शिफ्टिंग इंडेक्स क्या होता है, ओरिजिनल इंडेक्स डिवाइड बाय index of the year to which it has to be shifted, multiply by so index of the year to which it has to be shifted, multiply by so। बच्चों अगेन मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगेन एग्जांपल एग्जाम में नहीं आता है, मेनली मैटर क्या करे आपके लिए यहां पर फॉर्मूला, ठीक है, पर समझने के लिए मैं एग्जांपल लेके यहां पर चल रहा हूं। यहां तो हो जाए नोट डाउन। बच्चों मेरे पास लेट से 4 साल दिया हुआ है, 2010 2011 12 और 13, ये 4 साल बच्चों मेरे पास दिए हुए हैं। इन चारों साल का इंडेक्स नंबर विजिबल है, इन चारों साल का इंडेक्स नंबर दिया हुआ 80, 100, 125, 180। बच्चों मेरे पास जो बेस ईयर है वो कौन सा है, 2011 का इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 100। डन बच्चे यहां पर, और बेस ईयर इंडेक्स क्या होता है, 100 होके यहां पर चलता है। इतनी बात आ रही है यहां पर। अब मान लो क्वेश्चन ने बोल दिया कि हमारे लिए जो नया बेस ईयर है वो 2012 है, जो नया बेस ईयर है वो 2012 है, और अगर नया बेस ईयर 2012 है तो जो इंडेक्स आपके पास पहले से मौजूद है इन सभी को क्या करो, यहां पर रिवाइज करके यहां पर चलो। डन बच्चे यहां पर। अब रिवाइज करने का तरीका क्या है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस शिफ्टिंग कह के यहां पर चलते हैं। अब हमारा जो बेस है 2011 से कहां शिफ्ट हो रहा है, 2012 पर शिफ्ट होके यहां पर चल रहा है, और इसका तरीका क्या बन जाएगा, ओरिजिनल इंडेक्स। बच्चों ओरिजिनल इंडेक्स मेरे पास क्या है, इंडेक्स ऑफ द ईयर टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड, और किस ईयर के इंडेक्स पर किस ईयर में आपको शिफ्ट करना है उस ईयर का इंडेक्स हमारे पास क्या बनता है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों मेरे पास जो नया इंडेक्स है, जो नया ईयर है वो कौन सा है, 2012, जिसका इंडेक्स क्या बनता है, 125। डन बच्चे यहां पर, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 125, और न्यूमरेटर में क्या लोगे, ओरिजिनल इंडेक्स 2010 का ओरिजिनल इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 80, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना बच्चों यहां पर आ गया 64। ये बात आ रही है यहां पर। न्यूमरेटर में क्या लोगे, ओरिजिनल इंडेक्स, न्यूमरेटर में क्या लोगे, ओरिजिनल इंडेक्स, डिनोमिनेटर में क्या लोगे, इंडेक्स ऑफ द ईयर टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड। डन बच्चों यहां पर। रिपीट, 2010 का अगर आपको नया इंडेक्स निकालना है तो तरीका क्या बनता है, अब मैं वर्ड से नहीं बोल रहा, बरटेबाजी बोल रहा हूं। अगर आपको नया इंडेक्स निकालना है तो तरीका क्या बनता है, जिस ईयर का इंडेक्स रिवाइज करना है वो लिखिए न्यूमरेटर में,
और जिस ईयर में शिफ्ट करना है उसे डिवाइड यहां पर कर दीजिए, जो रेशो आपके पास आएगी वो नया इंडेक्स यहां पर बन जाएगा। बात समझिए यहां पर। सिमिलरली 100 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 180 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, 144। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट? कितना हो जाएगा? तो मेनली यहां पे दो ही पॉइंट आपके पास है, दोनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बेस शिफ्टिंग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओरिजिनल इंडेक्स डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ द ईयर टू विच इट हैज टू बी शिफ्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। और चेन इंडेक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? करंट ईयर लिंक रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स डिवाइड बाय 100। डन बच्चों यहां पर इतना हो जाएगा। आगे लिखिए। एडिशनल पॉइंट्स एडिशनल पॉइंट्स, पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स इज गिवन बाय लेस्पेयर। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो हमें प्रोवाइड किया था लेस्पेयर ने। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, डिफ्लेटेड वैल्यू इक्वल टू करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। बच्चों बात सुनो ध्यान से। अगर कोई प्राइस पहले 100 रुपए का है जो अब 120 रुपए का है, तो हम क्या बोलते हैं? 20%। यहां पर क्या हो गया? इन्फ्लेशन। 20% यहां पर क्या हो गया? इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? इसका उल्टा। अगर करंट ईयर में प्राइस 120 है, बेस ईयर में प्राइस कितना आपके पास है? 100 रुपए। बात समझे यहां पर। इन्फ्लेशन होने के बाद, इन्फ्लेशन होने के बाद वैल्यू को आप क्या बोलते हो यहां पर? इन्फ्लेट वैल्यू क्या क्या यहां पर चलते हो। इन्फ्लेशन होने से पहले की वैल्यू को आप क्या बोलते हो यहां पर? डिफ्लेट वैल्यू क्या क्या यहां पर चलते हो। बात हो रहा है यहां पर ध्यान से। तो बच्चों हमें क्या निकालना है यहां पर? डिफ्लेट वैल्यू, यानी बिफोर इन्फ्लेशन। समझे बात यहां पर? बिफोर इन्फ्लेशन। और इसको हम कैसे निकालेंगे यहां पर? करंट वैल्यू डिवाइड बाय करंट ईयर इंडेक्स। करंट वैल्यू डिवाइड बाय करंट ईयर इंडेक्स। डन बच्चों यहां पर, यहां तक कोई डाउट? इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और एक तरीका और है। मनी वेजेस डिवाइड बाय करंट इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। मनी वेजेस डिवाइड बाय करंट इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों डिफ्लेट वैल्यू को हम बोलते हैं कई बार रियल वेजेस। इसको हम क्या बोलते हैं? रियल वेजेस। मैं ऐसे कह सकता हूं यहां पर दो नाम है, रियल वेजेस या फिर डिफ्लेट वैल्यू। दो तरीके निकालने के, एक मनी वेजेस डिवाइड बाय करंट ईयर का इंडेक्स, या करंट वैल्यू डिवाइड बाय करंट ईयर का इंडेक्स। मनी वेजेस हमेशा क्या होता है? आफ्टर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के बाद जो वैल्यू होती है उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? मनी वेजेस, ठीक है। और इन्फ्लेशन से पहले जो वैल्यू होती है उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर? रियल वेजेस। डन बच्चे यहां पर, यहां तक कोई डाउट? पॉइंट नंबर 3, वेट्स plays a very important role
in the construction of इंडेक्स नंबर। अगर बच्चों इंडेक्स नंबर हमें बनाने हैं तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, वेट्स होने चाहिए। जैसे लेस्पियर, पाशे, फिशर, इन सभी में आपके पास क्या होना चाहिए, वेट्स होना चाहिए, तभी आप इंडेक्स नंबर बना के यहां पर चल सकते हो। पॉइंट 4, परचेजिंग power of money is the reciprocal of index number is the reciprocal of index number। बच्चों इंडेक्स नंबर बढ़ रहे हैं, इंडेक्स नंबर बढ़ रहा है यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर हमेशा क्या होगी, कम होके यहां पर चलेगी। बात करें ध्यान से, तो हमने क्या बोला, परचेजिंग पावर हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होके यहां पर चलता है, विपरीत होता है किस चीज का, यहां पर इंडेक्स नंबर का। अगर इंडेक्स नंबर कम हो रहा है यानी इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है तो बाइंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होके यहां पर चलती है। डन बच्चे। यहां पर अगला पॉइंट, index number are useful in economics and statistics। बच्चों इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है वहां पर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें काफी इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल होकर यहां पर चलता है। पॉइंट नंबर 6, the value of base time period serve as the standard point of comparison। The value of base time period serve as a standard point of comparison। बच्चों हमारे पास जो बेस ईयर की वैल्यू होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए। मान लो बेस ईयर में इंडेक्स 100 है, करंट ईयर में 120 है। जब 120 100 से कंपेयर करते हो तो ही मालूम चलता है कि 20% इंक्रीज होकर यहां पर चल रहा है। डन बच्चे। यहां पर पॉइंट नंबर 7, index number are often constructed from frequencies। कह रहा बच्चे यहां पर जो बेस ईयर है, सॉरी जो इंडेक्स नंबर है उसको बनाने के लिए हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके यहां पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 8, द चॉइस ऑफ बेस ईयर, द चॉइस ऑफ बेस ईयर is at best the choice of base year is at best a temporary solution। हम जो बेस ईयर का इस्तेमाल करते हैं वो अपने आप में एक टेम्परेरी सोल्यूशन होता है। मतलब हम जो बेस ईयर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेस ईयर लाइफ टाइम सेम नहीं होता है। मान लिया आज अगर मुझे कंपैरिजन करना है, लेट्स से मैं 2020 और बेस ईयर मान के यहां पर चल रहा हूं, तो आज मेरे पास क्या हुआ, कंपैरिजन हो जाएगा। आज से 100 साल के बाद भी क्या 2020 ही बेस ईयर होगा, नहीं, उस समय के अनुसार क्या होगा, चेंज वहां पर हो जाएगा। बात समझे यहां पर। तो जो बेस ईयर होता है
जो भी आप बेस ईयर मानते हो वो अपने आप में टेम्परेरी सोल्यूशन होके यहां पर चलता है। डन बच्चे। यहां पर पॉइंट नंबर 9, GM मेक्स टाइम रिवर्सिबल। कुछ सारे पॉइंट थ्योरी के हैं जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, पर ज्यादातर चैप्टर आपका प्रैक्टिकली है, पर समटाइम्स तो क्या GM आपके पास क्या करता है, टाइम रिवर्सिबल कर देता है। एंड और रेशो और एवरेज ऑफ ratios is called index number, is called index number। बच्चों रेशो जैसे आपने क्या सिंपल एग्रीगेट समेशन P1 डिवाइड बाय समेशन P0, वो अपने आप में क्या बन जाएगी, एक रेशो। या एवरेज ऑफ रेशो, जब मल्टीपल डाटा को आप लेके चलते हो, जैसे आपके पास आया वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। बच्चों उसमें आप क्या करते हो, जो प्राइस रिलेटिव है उसका एवरेज करके वहां पर चलते हो, और प्राइस रिलेटिव अपने आप में क्या मल्टीपल रेशोस है। तो चाहे आपके पास रेशो हो चाहे एवरेज ऑफ रेशो हो, वहां से अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, इंडेक्स नंबर यहां पर मिलता है। डन बच्चे। यहां पर इतना हो जाएगा। यहां पर कोई डाउट? ओपन करिए मॉड्यूल। ओपन करिए मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और देखिए हमारे पास दिया हुआ है मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वर बी 10,000 इन द ईयर 2000। कहता है 2000 ईयर में सैलरी 10,000 रुपये पर मंथ है। द मंथली सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय वर बी 10,000 ईयर इन द ईयर 2000। इट वॉज इंक्रीज टू ₹20 इन द ईयर 2013। 2013 में वो सैलरी बढ़कर कितनी हमारे पास होगी, 20,000। while the consumer price index number is 240 in the year 2013 with base year 2000। यहां पर कितना इंडेक्स दिया हुआ है, यहां पर कितना इंडेक्स दिया हुआ है, 240। 2013 के अंदर कितना इंडेक्स दिया हुआ है, 240। बच्चों बेस ईयर का इंडेक्स नहीं दिया हुआ, हमेशा क्या मानते हो यहां पर 100। दिया हुआ है वो लेना, और नहीं दिया तो क्या मानोगे यहां पर 100। व्हाट should be his salary in comparison of consumer price index in the year 2013। क्या बोल रहा है यहाँ पर, 2013 के अकॉर्डिंग, 2013 के इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी कितनी होनी यहाँ पर चाहिए। बात समझे यहाँ पर। मुझे एक चीज बताओ, 10,000 की सैलरी कौन से इंडेक्स पर है, 100 के इंडेक्स पर है, तो 240 के इंडेक्स पर कितनी सैलरी होनी चाहिए, 24,000। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों। यहां पर हालांकि उसकी एक्चुअल सैलरी कितनी बच्चों यहां पर है, एक्चुअल 20,000, एक्चुअल 20,000 होनी कितनी चाहिए, 24,000। अगर आपसे ये पूछता कि एडिशनल कंपनसेशन कितना होना चाहिए, तो आंसर क्या बनता है यहां पर, 4,000। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चों डाउट? हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। बच्चों 1 हो गया रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बच्चों हमारे पास ट्रू कौन सी है, पार्शियल इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन बेस ईयर क्वांटिटी।
बच्चों पार्शियल इंडेक्स में कौन सा वेट इस्तेमाल होता है? करंट ईयर क्वांटिटी, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। सेकंड, फिशर इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द सर्कुलर, ये भी फॉल्स हो गया। ऑप्शन डी जब नहीं किया हुआ है। ऑप्शन सी, अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि थ्योरेटिकली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जीएम, बट प्रैक्टिकली हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एएम। बात सुनना ध्यान से, थ्योरी में हम क्या बोलते हैं? जीएम इज द बेस्ट मेथड, पर हर पर्सन के लिए जीएम को अप्लाई करना आसान काम यहाँ पर नहीं है, क्यों? मल्टीप्लिकेशन है और पावर में अंडर रूट है, तो कहना कि कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। इसलिए आसानी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एएम इस्तेमाल करके यहाँ पर चलते हैं। मेरी बात समझे यहाँ पर? किसी बच्चों डाउट? इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डैश प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। आंसर बच्चों क्या बन जाएगा? वेट्स। क्वेश्चन नंबर 8, if with the increase of 10% in the price, the rise in the wages is 20%, the real wages has increased by 20%। बच्चों वेजेस में कितना चेंज आपके पास हो रहा है? 20%। वेजेस में कितना चेंज आपके पास हो रहा है? 20%। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बन जाएगा? 20% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अभी 9 हमने नहीं किया फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 10, परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी इज रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, ये पढ़िए, इसमें क्या बोल रहा है? इन द ईयर 2010, कहता है 2010 में द मंथली सैलरी वाज, 2010 में मंथली सैलरी वाज 24,000 रुपीज पर मंथ। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 140, कहता है 2010 में इंडेक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है? 140, विच राइज टू 224 इन द ईयर 2016। 2016 में वही इंडेक्स इंक्रीज होकर कितना हो गया? 224। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? किसी बच्चों दिक्कत यहाँ पर? आगे, इफ ही हैज टू बी राइटली कंपनसेट व्हाट एडिशनल मंथली सैलरी टू बी पेड टू हिम। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर? एडिशनल अमाउंट निकाल के यहाँ पर चलना है। अब बच्चों एक चीज बताओ, 140 के इंडेक्स पर कितनी सैलरी है? 140 के इंडेक्स पर कितनी सैलरी है? 24,000। तो एक चीज बताओ, 24,000 की सैलरी है 140 के इंडेक्स पर, तो 224 के इंडेक्स पर कितनी सैलरी बनती है? 38,400। अब देखो आईसीआई ने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, आईसीआई ने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है, पर उसने आपसे क्या पूछा? कितनी सैलरी होनी चाहिए या कितना एडिशनल अमाउंट पे करना है? एडिशनल अमाउंट, और एडिशनल अमाउंट कितना आ जाएगा? 14,400। बात समझिए यहाँ पर? ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, कई बार अगर क्वेश्चन गलत तरीके पढ़ते हो तो उससे जो आंसर बनता है बच्चों आईसीआई वो भी देखिए यहाँ पर चलता है, ताकि आपको ऐसा लगे हमारा आंसर मार्क हो गया, यानी हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। बात समझे यहाँ पर? डन बच्चों? यहाँ पर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, ये बच्चों थ्योरी का पॉइंट है, मैं लिखवा चाहूँ आपको यहाँ पर। सुटेबल इंडेक्स नंबर फॉर द कंपैरिजन ऑफ चेंज द प्राइस ऑफ एवरी ईयर इज चेन बेस इंडेक्स नंबर। कि अगर हर साल प्राइस में चेंज हो रहा है और आपको किसी सुटेबल इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करना हो, तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करोगे? चेन बेस इंडेक्स इस्तेमाल करके यहाँ पर चलोगे। डन बच्चों? यहाँ पर 14 हो गया। 15 के अंदर थोड़ा क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट है, ये ऐसे आना चाहिए, इंडेक्स नंबर आर यूजफुल इन, देन आपके पास क्या होना चाहिए? फिल इन द ब्लैंक, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। डन बच्चों? यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, 17 तो हो चुका है, बाकी मेरा मानना सारे क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। बताओ बच्चे को डाउट है? आगे बढ़े यहाँ पर, अगले पेपर आइए। क्वेश्चन नंबर 19, फिर से बच्चों टाइप रिपीट है। द मंथली इनकम ऑफ द एम्प्लॉय 8,000 इन 2014। 2014 में इनकम है 8,000 रुपए। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाज 160। 2014 में इंडेक्स हमें कितना दिया हुआ है? 160, विच रोज टू 2017 में कितना हो गया यहाँ पर? 200। इफ ही हैज टू राइटली कंपनसेट द एडिशनल अमाउंट, पहले 8,000 की सैलरी है 160 के इंडेक्स पर,
तो 200 के इंडेक्स पर 10,000। तो बच्चों एडिशनल अमाउंट कितना आ जाएगा 2,000, यानी आंसर क्या बन जाएगा नन ऑफ दिस। सेम टाइम बच्चों रिपीट हो रही है, आंसर क्या बन जाएगा नन ऑफ दिस। किसी बच्चों डाउट, इतना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स प्राइस आर कलेक्ट फ्रॉम द रिटेल ट्रेडर। ये मैंने पॉइंट आपको लिखवाया था कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर। पहला पॉइंट, डाटा इज कलेक्ट फ्रॉम द कंज्यूमर ऑब्लिग रिटेल ट्रेडर्स। डन बच्चों, यहां पर आगे बढ़े। यहां पर क्वेश्चन नंबर 25, a series of numerical figures which show the relative position is called index number। देखो बच्चों यहाँ पे हल्के से पॉइंट थ्योरी के आपके पास आ रहे हैं जो प्योर थ्योरी के हैं, और ऐसे पॉइंट आपके स्टडी मैट में नहीं दिए हुए हैं। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो ये ऐसे कई बार बाहर से क्वेश्चन डाल देता है। अब बाहर से मतलब बहुत सारा मैटर आपके पास है। अब मेरी बात समझे, जितनी बुक्स आप पढ़ोगे उतना मैटर आपको वहां पर मिल जाएगा, और बच्चों उसकी कोई लिमिटेशन यहाँ पर नहीं है। तो यू हैव टू गो थ्रू इट एंड यू हैव टू थिंक लाइक दैट। चलो आगे तो देखी जाएगी यहाँ पर, अदरवाइज जो हमें कंटेंट तैयार किया हुआ है हम वही से तैयारी करके यहाँ पर चलेंगे। अब मेरी बात समझे यहाँ पर, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है कि एक क्वेश्चन बाहर से आ गया तो क्या होगा। बात समझे यहाँ पर, आपका जो पेपर है उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, 70, 15 और 15। पेपर आपका 100 नंबर का है, 70, 15 और 15, चाहे फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो, चाहे फाइनल ईयर हो, कहीं से पढ़ लीजिए, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर लगभग इजी होता है, जो देख के सॉल्व हो जाता है। बात समझिए यहाँ पर 15 मार्क्स का पेपर आपका मीडियम टाइप का होता है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहला स्टेप सॉल्व हो जाए, बाकी स्टेप अपने आप आपके फॉलोअप हो जाते हैं। और जो बच्चा 15 नंबर का, ये बच्चों कहना कि आप कह लीजिए, मान लीजिए आपकी स्पीड स्लो है तो पेपर छोड़िए आप लोगों से, या क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ पाए, या पेपर बाहर से आपके पास आ गया, ये आपके लिए एक तरह कंटीजेंसी होगी, प्रोविजन हो गया कि ये 15 नंबर ऐसे हैं, मे भी मुझे एग्जाम में ना आता हो, पेपर छुड़िया वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया, ब्लाइंड हो गया। मेरी बात समझिए, यहाँ पर एक मार्जिन ऑफ एरर लेके वहां पर चलिए। तो आपके कंट्रोल में कितने मार्क्स है यहाँ पर 85, आपके कंट्रोल में कितने मार्क्स है यहाँ पर 85। इसमें बच्चों आपका कंट्रोल होना चाहिए। बात समझिए, यहाँ पर तैयारी हम सारी करेंगे, पर दिमाग में अब मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे 85 मार्क्स पर ऐसा होगा जो बढ़िया तरीके से आता होगा, और 15 मार्क्स पर मेरे लिए कहना कि मार्जिन ऑफ एरर है। बात समझिए यहाँ पर, इसको +2 के हिसाब से मत सोचना कि +2 में 100 पेपर 100 नंबर का आता है तो 100 नंबर का ही आपको सीए में भी आके यहाँ पर चलेगा। मे बी फाउंडेशन में आपको आता हो, इंटर में आने वाला नहीं है। फाइनल में लिखने वाला मुझसे यहाँ पर कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जो पूरा 100 नंबर का आपको आता होगा, चाहे आप 100 बुक्स पढ़ के चले जाना वहां पर, तब भी पॉसिबल वहां पर नहीं है। बात समझे यहाँ पर, ये +2 से चीज आपके पास यहाँ पर डिफरेंट है। जब +2 में आप जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप पास हो के फेल हो, फिर आपसे क्या पूछेगा कितनी परसेंटेज आई। और किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि पास है या फेल हो, तो बात मान के चलना आप बहुत बड़े निकम्मे हो, मतलब कि उसको इतना शक है आपके ऊपर कि आप +2 में भी फेल हो सकते हो। अब मेरी बात समझे यहाँ पर सीए में कोई ये नहीं पूछता कितनी परसेंटेज है, सीए में क्या पूछते हैं पास हो या फिर फेल हो। बात समझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पास फेल होना ही अपने आप में एक अचीवमेंट होकर यहाँ पर चलती है, नंबर की बच्चों बात यहाँ कोई नहीं करता। सीए में कोई ये भी नहीं कहता कौन सीनियर है कौन जूनियर है। और अब आईटी करो, बीटेक करो, तो वहाँ सीनियर जूनियर काफी चलता है, पर सीए में नहीं चलता। क्यों, पता नहीं कब सीनियर जूनियर बन जाए, कब जूनियर सीनियर बन जाए यहाँ पर। बात समझे यहाँ पर, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटर पहली बार पास हो जाते हैं, फाइनल ईयर के अंदर जो 4 से 5 अटेम्प्ट लग जाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके +2 में 40% है, सीए उनकी पहली बार में क्लियर हो रही है। फिर आपको चाहिए अडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबल आप होने चाहिए। यहाँ पर हमारे जो कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो अपने आप को मॉडिफाई करके चलो, यहाँ पर सीधे बच्चों आपके लिए अपने आप आसान होकर यहाँ पर चलेंगे। बात समझे यहाँ पर, डन बच्चों, आगे बढ़े। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब कौन सा रह गया 32 बच्चों, अभी पेंडिंग करो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। एंड 34 चेक करना है एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है पहले चेक करिए। पाशे इंडेक्स में यहाँ पे कह रहा है बेस ईयर, जबकि असल में क्या इस्तेमाल होता है करंट ईयर। फिशर इंडेक्स क्या होता है जीएम, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है एएम। एएम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज, ये बच्चों वैसे ट्रू है।
ऑप्शन सी ट्रू है, और ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, फिशर इंडेक्स इज द आइडियल नंबर, ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे ट्रू दिए हुए हैं, सी और डी। अब इसमें प्रायोरिटी देनी है तो प्रायोरिटी किसको दोगे यहाँ पर, फिशर इंडेक्स को, और फिशर आपके पास क्या होता है, आइडियल इंडेक्स होके यहाँ पर चलता है। मेरी बात समझिए, यहाँ पर सी भी ट्रू आपके पास और डी भी ट्रू यहाँ पर है, पर एक को प्रायोरिटी देनी है, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 38। बच्चों टाइप रिपीट है, इसमें क्या बोल रहा है, 38 में द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन द ईयर 2015 एंड 2018 में इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 97.5 और 115। द सैलरी ऑफ अ वर्कर इन 2015 वाज दिस, कहता है सैलरी 15 में 19,500 है, और आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच एडिशनल सैलरी वाज रिक्वायर्ड। फिर से बच्चों एडिशनल अमाउंट आपको कंप्यूट करना है, बताओ कितना अमाउंट, ये वैल्यू 23,500 पूरा 23 है। तो बच्चों एडिशनल अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,500 देन 3,500 रुपीज। डन बच्चे, यहाँ पर सेम टाइप है जो पहले हमने यहाँ पर किए हैं। किसी बच्चों को डाउट, हाँ जी आगे बढ़े। चलिए इसके बाद अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 44। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज। बच्चों कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालने के दो तरीके आपने किए थे। पहला कौन सा था, लेस पेयर वाला, और दूसरा कौन सा आपके पास था, वेट एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। दोनों में हमने क्या इस्तेमाल किए थे, वेट्स। दोनों में हमने क्या इस्तेमाल किए थे, वेट्स। तो आंसर क्या बन जाएगा, इट इज ऑलवेज वेट इंडेक्स नंबर। डन बच्चों, यहां पर अरे आ रहा समझ में। इसके बाद बच्चों पढ़ो आप लोग बच्चों 46 यहां पर है, when the price for quantities consumed of all commodities are changing in the same ratio। कहता है प्राइस अगर चेंज हो रहा है सेम रेशो में, तो इंडेक्स नंबर जो आएगा लेस्पर और पाशे से, वो भी आपके पास क्या होगा, सेम होके यहाँ पर चलेगा। डन बच्चे, यहाँ पर मैंने एक जो एग्जांपल लिया था उसमें प्राइस में जो चेंज हो रहा था वो 120 आपके पास आ रहा था, वहाँ पे लेस्पेयर, पाशे, मार्शल, फिशर सबकी वैल्यू कितनी आपके पास आई थी, 120। तो जहाँ पे रेशो चेंज क्या होगा, कांस्टेंट, तो इंडेक्स नंबर भी आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आके यहाँ पर चलता है। डन बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47 48 हो जाता, 49 बच्चों आपको नहीं करना है, और 50 हो चुका है। 51 चेक करिए। 51 द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गोज अप फ्रॉम 120 टू 180। कहता है जो इंडेक्स है 120 से कितना बन गया, 180, और सैलरी गोज अप फ्रॉम 240 टू 540। सैलरी बच्चों हमारे पास कितनी होगी, 240 से 540। व्हाट इज द इंक्रीज इन द रियल टर्म्स, आपको बताना है इंक्रीज इन द रियल टर्म्स कितना बनता है, कितना आ रहा है, कैसे निकाला आप लोगों ने, हाँ जी बच्चों 240 सैलरी है 120 के इंडेक्स पर, और 180 कितनी वैल्यू आ रही है, समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। इंक्रीज इन रियल टर्म्स क्या रहा बच्चों, इंक्रीज इन रियल टर्म्स कैसे आ रही है, हाँ देखो यहां पे जिसका मतलब है इंक्रीज इन द रियल टर्म्स, मतलब इंक्रीज अकॉर्डिंग टू इंडेक्स आना चाहिए,
पर इंक्रीज नहीं आ रहा बच्चों, तो आपकी सैलरी आएगी ना यहाँ पर 180 के अकॉर्डिंग तो सैलरी बनती है। नहीं बच्चों कुछ हो रहा है इसके अंदर, मैं कुछ चेक करता हूँ। आप ये मत कहना कि वैल्यू मैच हो रही है, वैल्यू ऐसे मैच हो जाएगी 540 बाई 180 इंटू 120, तभी की वैल्यू आपके पास आई यहाँ पर 360। पर बात वैल्यू की नहीं बच्चों, मेरे हिसाब से मैं इसको एक बार चेक करता हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्या। डन, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा 53 बच्चों आपके पास थ्योरी का पॉइंट है, ये कर लेना आप लोग, दिया हुआ है। एंड 55 इंडेक्स नंबर आर नॉट हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द एरर्स। पॉलिसी बनती है, ट्रेंड मालूम चलता है, एस्टिमेट होता है, पर कोई एरर बता के यहाँ पर नहीं चलता कि यहाँ पे ये एरर है, यहाँ पर ये एरर है, ऐसा कुछ मालूम यहाँ पर नहीं चलता है। इसके अलावा which of the following is not appropriate for calculation of index number। अजय मुझे क्वेश्चन गलत है वैसे, यहाँ पर ये आना चाहिए फॉर एडिक्वेसी, लाइक इंडेक्स नंबर की एडिक्वेसी के लिए कौन सा इनमें से टेस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास कौन सा बन जाए, प्राइस रिलेटिव टेस्ट। बात समझिए यहाँ पर भाई, यूनिट टेस्ट, सर्कुलर और टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये तीनों आपके पास क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। डन बच्चे यहाँ पर, तो इन तीनों से कोई इंडेक्स नंबर बनता नहीं है, बल्कि इंडेक्स नंबर को वेरीफाई किया जाता है। अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। हालांकि हम कोई इंडेक्स नंबर यहाँ पर कंप्यूट नहीं करते हैं। बात समझिए यहाँ पर, इसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यहाँ वर्ड कैलकुलेशन के बजाय क्या आना चाहिए, एडिक्वेसी आना यहाँ पर चाहिए। बात समझे बच्चों यहाँ पर, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों 64 ये आपको नहीं करना है। चेक कर लीजिए 72, वेट गारंटी मीन्स ऑफ relative formula satisfy dash test while as factor reversal test is satisfied by, देखो मुझे आधा ही आंसर हमें मालूम है इसमें, factor reversal test is satisfied by Fisher index, factor reversal test is satisfied by Fisher index। डन बच्चों यहाँ पर, और इससे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, वेट गारंटी मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला, और वेट गारंटी मीन ऑफ रिलेटिव फॉर्मूला, टाइम रिवर्सल, देखो इसको समझे यहाँ पर बच्चे, ये वाला जो फॉर्मूला है, चार तरह टेस्ट मेरे पास है, यूनिट, टाइम, फैक्टर और सर्कुलर। और हम चेक करें पहले ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, फैक्टर दिया हुआ है, और फैक्टर सेटिस्फाई कौन करता है, ओनली फिशर इंडेक्स। तो एज पर एलिमिनेशन टेक्निक सी और डी तो आंसर नहीं आ सकता, बचा क्या आपके पास, ए और बी। ए और बी में जो सेकंड पॉइंट है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, वो सेटिस्फाई कौन करता है, फिशर इंडेक्स। तो लेस्पेयर तो उसको सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं करता, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर नहीं आ सकता है। ये तरीका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एलिमिनेशन टेक्निक। जो आंसर नहीं बन सकते हैं पहले उनको क्या करो यहाँ पर, एलिमिनेट। जब केबीसी में होता है ना 50-50 ऑप्शन आती है, कि दो ऑप्शन वहाँ पे क्या होती है, एलिमिनेट। बात समझिए यहाँ पर,
बचा क्या आपके पास? वेट गारंटी मीन्स ऑफ रेडी फॉर्मूला। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। बच्चों बात समझो ना, जैसे आपका यूनिट टेस्ट है उसको भी सेटिस्फाई करता है ये, मेरी बात समझिए, यहाँ पर टाइम रिवर्सल है उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो हमें कैसे मालूम चले किसकी बात कर रहा है? तो मैंने क्या किया, जो जो आंसर नहीं बनते हैं पहले उनको क्या कर दिया यहाँ पर? एलिमिनेट, ठीक है, और फिर चेक किया कि आंसर फाइनली मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है। आ रही बात है यहाँ पर? इतना हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन मैंने पीछे पेंडिंग किया था यहाँ पर शुरुआत में, क्वेश्चन नंबर 9 था आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1977 का इंडेक्स हमारे पास है 313। और विद 1960 एज अ बेस ईयर, बच्चों 1960 बेस ईयर दिया हुआ है और बेस ईयर का इंडेक्स क्या बोल रहा है? तो आगे, एवरेज मंथली वेजेस इन 1977, वेजेस का अमाउंट 77 में है 160। रियल वेजेस बच्चों क्या रहा है? रियल वेजेस क्या होते हैं? बिफोर इन्फ्लेशन। रियल वेजेस क्या होते हैं? बिफोर इन्फ्लेशन। और बिफोर इन्फ्लेशन कौन से वेजेस होंगे? बेस ईयर के। बिफोर इन्फ्लेशन कौन से वेजेस होंगे? बेस ईयर के। इन्फ्लेशन के बाद तो कौन से वेजेस आपके पास आते हैं? करंट ईयर के। तो बच्चों यानी कि मेरे पास 160 के वेजेस हैं 313 के इंडेक्स पर, तो 100 के इंडेक्स पर कितना अमाउंट आ रहा है? 51.12। और नियर अबाउट आंसर आना चाहिए। तो बच्चों आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात सुनो ध्यान से, हमने अभी तक क्या किया था? बेस ईयर का इंडेक्स बेस ईयर की सैलरी के हिसाब से करंट ईयर की सैलरी हमने एस्टिमेट कर ली। अब इसका उल्टा करना है, करंट ईयर का इंडेक्स करंट ईयर की सैलरी के हिसाब से बेस ईयर की सैलरी आपको एस्टिमेट करके यहां पर चलनी है। बात समझे? यहां पर करंट ईयर में इंडेक्स 313 है और वेजेस 160 है, तो 100 के इंडेक्स पर, बेस ईयर के इंडेक्स पर कितनी सैलरी बनती है? 51.12। डन बच्चों यहां पर। और इसमें ये मालूम कैसे चला? वो आपको क्या बोल रहा है यहां पर? रियल वेजेस। और ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा? बिफोर इन्फ्लेशन। डन बच्चों यहां पर। इसमें एक क्वेश्चन आपका और बाकी था प्रैक्टिकल, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ देखिए बच्चों, हमारे पास कह रहा है इफ द 1970 इंडेक्स with base 1965 is 200, 965 index with base 960 150, then what will be the index of 1970 on base 960? मतलब मेरे पास दो ईयर होते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर, ठीक है। पहले क्या बोल रहा है? 1970 का इंडेक्स कब? 1965 मेरे पास क्या होगा? बेस ईयर। अगर 1965 बेस ईयर है, 1970 क्या होगा? करंट ईयर। तो बच्चों इंडेक्स कितना होगा? 200। इंडेक्स कितना होगा? 200। एंड 1965 का इंडेक्स विद बेस 1960 क्या होता है? और 1960 मेरे पास क्या बेस है, तो 1965 का इंडेक्स कितना होगा? 150। डन बच्चों यहां पर। फिर क्या बोल रहा है? व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ 1970? कहता है 1970 का क्या इंडेक्स होगा अगर बेस मेरे पास क्या दिया हुआ है? 1960 यहां पर दिया हुआ है। अगर बेस मेरे पास क्या दिया हुआ है? 1960 यहां पर दिया हुआ है। बात हो रही है ध्यान से यहां पर देखो। बच्चों दोबारा सुनो एक बार, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है 1970 का इंडेक्स 200 है, 1970 का इंडेक्स 200 है।
अगर बेस ईयर कितना दिया हुआ है 65, 1965 का इंडेक्स 150 है, अगर बेस ईयर क्या दिया हुआ है 1960। थोड़े बाद यहां पर एंड व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ 1970, 1970 का इंडेक्स क्या होगा अगर बेस मेरे पास क्या दिया हुआ है 1960 यहां पर दिया हुआ है। डन बच्चे यहां पर। अब देखो तरीका क्या बनता है, बात सुनना ध्यान से। मुझे 1970 का इंडेक्स निकालना है कब, जब बेस क्या दिया हो 1960 यहां पर दिया हो। डन बच्चे यहां पर। तो मैं क्या करता हूं, मैं मैथमेटिकली इन दोनों को अलग कर देता हूं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मेरे पास क्या हो गया, अलग हो गया। अब चेक करो जो वैल्यू गिवन है उसमें कौन सा ईयर कॉमन है। जो पर वैल्यू गिवन है बेस ईयर करंट ईयर में, इसमें कौन सा ईयर कॉमन है 65। तो 65 से डिवाइड किया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत यहां पर। बच्चों मैथमेटिकली वैल्यू तो मेरे पास क्या रहेगी सेम, 65 से 65 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या आपके पास 1970 अपॉन 1960। अब एक चीज बताओ, अगर 65 बेस ईयर है 1970 करंट ईयर है तो इंडेक्स कितना दिया हुआ है 200। अगर 65 करंट ईयर है 1960 बेस ईयर है तो इंडेक्स कितना दिया हुआ है 150। डन बच्चों यहां पर। तो ये बच्चों वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहां पर 30 और 30,000। डन बच्चों यहां पर वैल्यू कितनी मेरे पास आ गई यहां पर 30,000। और अगर मुझे 1960 के कंटेस्ट में 60 के कंटेस्ट में इंडेक्स कंप्यूट करना है तो जो 60 का बेस ईयर है उससे डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली इंडेक्स कितना मेरे पास आ जाएगा 300 आके यहां पर चलेगा। बच्चों आरी बात यहां पर कई बार करते नहीं, जरा आपको एक्स रेशियो जेड की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करते हो एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन जेड, कि वाई से वाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा एक्स अपॉन जेड। और आपके पास वैल्यू किसकी दी हुई है एक्स अपॉन वाई की और वाई अपॉन जेड की, तो अल्टीमेटली वैल्यू किसकी आपके पास आ जाएगी एक्स अपॉन जेड की वैल्यू आके यहां पर चलेगी। बात समझे यहां पर। मैंने बच्चों वही यहां पर किया है कि अगर 1960 का बेस है और 1970 का इंडेक्स यहां पर निकालना है तो मैंने इस हिस्से को 65 से एक बार डिवाइड किया और एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर चेक किया 1970 अपॉन 65 का इंडेक्स कितना मेरे पास है 200 और इसका इंडेक्स कितना बच्चों दिया यहां पर 150। डन बच्चों यहां पर, किसी बच्चों डाउट। और अल्टीमेटली जो 60 का बेस है उसको 100 से डिवाइड यहां पर कर दिया। और ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है बच्चों, 200 का इंडेक्स है 65 का बेस कितना होगा 100, 65 का इंडेक्स कितना है 150 और 60 का बेस कितना होगा 100। डन बच्चों यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 300 बटा 100 यानी 300%। और जो परसेंट है उसको आप इग्नोर करके यहां पर चलते हो तब भी इंडेक्स कितना आपके पास आ जाएगा 300 आके यहां पर चलेगा। ये बात आ रही समझ यहां पर। हाँ जी बताओ, इधर से नहीं आया। अरे दो ही जवाब होते हैं, या फिर हाँ या फिर ना। मुझे एक चीज बताओ, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन जेड को आप एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन जेड लिख सकते हो। हाँ जी। तो क्या 1970 अपॉन 1960 को आप 1970 अपॉन 1965, 1965 अपॉन 1960 मेंशन कर सकते हो। मुझे इसका कितना इंडेक्स दिया हुआ है और 65 बेस ईयर है तो 100 मेरे पास आ जाएगा। 65 का क्या इंडेक्स दिया हुआ है 60 बेस ईयर है तो 100 मेरे पास आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो बस, ये 2 जीरो कैंसिल, 300 बटा 100 1/100 300%। और इंडेक्स नंबर का परसेंट हम इस्तेमाल करते नहीं हो। हाँ जी, अब और कौन बचा है यहां पर बोलो, अब आया कि नहीं आया समझ में, आ गया यहां पर।
ऑल डन, कंफर्म। तो बच्चों चैप्टर आपका ओवर हो गया है एंड विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर LR। हाँ जी ऑनलाइन बच्चों, और दोबारा से मैं रीलॉगिन कर रहा हूं।